Okay, in this lecture we will see the resonance frequency of the monopole antenna. तो ये आपके सामने क्या है, डाइपोल एंटीना है। डाइपोल एंटीना में आप देखिए डाइपोल एंटीना कैसे बनता है आफ्टर द फ्लेयरिंग ऑफ द बैलेंस ट्रांसमिशन लाइन। और डाइपोल एंटीना कैसा स्ट्रक्चर है, बैलेंस स्ट्रक्चर है। आप मेरा डाइपोल का वीडियो देखिए कि वहाँ पर मैंने फ्रीक्वेंसी फार्मूलेशन कैसे किया था, तो उस फ्रीक्वेंसी फार्मूलेशन को मैं यहाँ पे रिकॉल करा देता हूँ। तो हम जब फ्रीक्वेंसी फार्मूलेशन करते हैं तो हम हाफ ऑफ द स्ट्रक्चर देखते हैं। तो ये डिस्टेंस कितनी है r, ये डिस्टेंस कितनी है l, ये डिस्टेंस कितनी है r। तो कैसा चलना है r, l और r। तो कितनी डिस्टेंस हो गई r, l और r, मतलब कुल मिला के हो गया l + 2r। तो मैंने आपको बताया था कि फिजिकल लेंथ ऑफ द डाइपोल मस्ट बी लेस देन λ/2। क्या फिजिकल लेंथ λ/2 से कम है? बिल्कुल है। आपको मैंने ये भी बताया था कि इफ़ेक्टिव लेंथ λ/2 होना चाहिए, फिजिकल लेंथ λ/2 से कम होना चाहिए। तो अब एक चीज़ और नोटिस करिए, द डायमेंशन ऑफ द एंटीना इज़ गिवन इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ। ऑलवेज रिमेंबर, आप कहीं पे भी देखेंगे तो ऑल द डायमेंशंस आर प्रेजेंट इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ। कैन यू पुट द वैल्यू ऑफ लैम्डा, और what is the value of lambda? Lambda is nothing but c/f, and f can be written as 0.48 into c over l + 2r। तो यहाँ पे एक चीज़ और नोटिस करिए कि वी कैन नोटिस दैट फ्रीक्वेंसी इज़ इन्वर्सनली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। यदि मैं लेंथ इंक्रीज़ करूँगा तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या होगी, डिक्रीज़ होगी। तो आपने इस डाइपोल से मोनोपोल बनाया था। कैसे? ये एक पोल है, ये दूसरा पोल है। इस पोल को क्या कर दिया था, ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया था। इस ग्राउंड प्लेन की साइज़ आइडियली देखा जाए तो कितनी होती है, इनफाइनाइट होती है। इसको ये कौन सा स्ट्रक्चर बन गया, मोनोपोल स्ट्रक्चर बन गया। ये मोनोपोल की हाइट। अच्छा, आप एक चीज़ देखिए, क्या ये मोनोपोल स्ट्रक्चर जस्ट हाफ ऑफ द डाइपोल है? इसका आधा क्या मोनोपोल है? बिल्कुल है। हाफ ऑफ द डाइपोल इज़ नथिंग बट इट्स अ मोनोपोल। तो इस इक्वेशन में 2 का डिवाइड कर दूं तो क्या हो जाएगा, l/2। तो मैंने l/2 को किससे रिप्रेजेंट कर दिया है, h से। 2r में 2 का डिवाइड कर दीजिए, r मिलेगा। इसमें 0.48 में डिवाइड करेंगे तो 0.24 लैम्डा मिल जाएगा। फिर से लैम्डा की वैल्यू c/f रखिए, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी आपको मिल जाएगी यहाँ पर। यहाँ से एक चीज़ और पता चलती है, यदि मैं हाइट को इंक्रीज़ करूँगा तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ऑफ द मोनोपोल एंटीना विल डिक्रीज। लेकिन आप एक चीज़ और देखेंगे कि दिस मोनोपोल एंटीना इज़ अनबैलेंस स्ट्रक्चर एंड डाइपोल एंटीना इज़ बैलेंस स्ट्रक्चर। दिस मोनोपोल इज़ फेड बाई कोएक्सियल फीड लाइन। और कोएक्सियल फीड लाइन किसका एग्जाम्पल है, एक अनबैलेंस ट्रांसमिशन लाइन का एग्जाम्पल है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ऑफ द मोनोपोल एंटीना को हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो लेट्स सी द फ्रीक्वेंसी रिस्पांस ऑफ द मोनोपोल एंटीना। तो व्हाट इज़ फ्रीक्वेंसी रिस्पांस, और समटाइम्स वी से इट्स अ S11 कैरेक्टरिस्टिक। तो ये आपके सामने मोनोपोल है, ये इसका ग्राउंड प्लेन है, ये मोनोपोल की अपनी क्या है, एक ये हाइट h है, और ये कौन सा प्लेन है, ये हमारा ग्राउंड प्लेन है। अच्छा, आप यहाँ पे ये देखिए कि ये जो रिस्पांस है, ये जो फ्रीक्वेंसी रिस्पांस है, किसके बीच में प्लॉट किया गया है, S11 और फ्रीक्वेंसी के बीच में। अच्छा, मैंने आपको कभी बताया भी होगा कि एंटीना जो है, किसी भी प्रैक्टिकल एंटीना के लिए VSWR की वैल्यू 2 से कम होनी चाहिए। तो VSWR का इक्वेशन आप ट्रांसमिशन लाइन के वीडियो लेक्चर्स में आप देखना। आई हैव डिराइव्ड दिस इक्वेशन कि VSWR = 1 + mod gamma L over 1 - mod gamma L। mod gamma L क्या है, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट है, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट एट लोड है। तो चलिए एक रफ वे में हम समझते हैं। मान लीजिए किसी एंटीना का VSWR 2 है, तो 2 = 1 + mod gamma L डिवाइडेड बाई 1 - mod gamma L। तो mod gamma L की वैल्यू क्या हो गई, 1/3 हो गई। तो इसका 20 लॉग लीजिए, तो क्या है, हम इसको लॉगरिथमिक स्केल में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो 20 log 1/3 का वैल्यू यदि कैलकुलेट करेंगे तो -9.58। इस चीज़ का क्या मतलब है, यदि आप VSWR की वैल्यू सपोज दैट 3 लेते हैं तो गामा L की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2 आ जाएगी। आप करके भी देख लेंगे।
आप VSWR की वैल्यू 3 लीजिए, गामा L की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2। मैंने डाइपोल एंटीना के लेक्चर में ये चीज़ एक्सप्लेन की है। तो आप देखिए कि यदि मैंने VSWR बढ़ाया तो मेरा रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट क्या हो गया, बढ़ गया। तो मुझे एंटीना से ट्रांसमिशन चाहिए कि रिफ्लेक्शन चाहिए, तो मेरा जवाब है ट्रांसमिशन चाहिए। मतलब रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट की वैल्यू मुझे कम से कम मिलनी चाहिए। तो इस चीज़ का मतलब ये है कि यदि मैं VSWR को बढ़ाऊंगा तो मेरा रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट बढ़ जाएगा। तो मतलब क्या बात समझ में आई कि मुझे VSWR कम से कम मिलना चाहिए। तो VSWR यदि कम से कम होगा तो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट भी कम से कम होगा, तो रिफ्लेक्शन कम होगा तो ट्रांसमिशन ज़्यादा होगा। तो ये जो -10 dB लाइन लेने की वजह क्या है कि ये -10 dB लाइन लेने की वजह ये है, यहाँ पे वैल्यू कितनी आई -9.58, अप्रॉक्सीमेटली मैंने क्या ले लिया -10 dB। इस चीज़ का क्या मतलब है कि यदि मान लीजिए ये जो कर्व है ये इस मोनोपोल का रिस्पांस है, इस मोनोपोल का फ्रीक्वेंसी रिस्पांस है या S11 कैरेक्टरिस्टिक है। तो इस चीज़ का क्या मतलब है कि -10 dB के नीचे -10 dB के नीचे मोनोपोल काम करेगा, वर्क करेगा। इसके ऊपर मोनोपोल -10 dB के ऊपर मोनोपोल काम नहीं करेगा। ऐसा क्यों? यदि मैं नीचे की तरफ जाऊंगा, नीचे की तरफ जाना मतलब रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट की वैल्यू कम होना। रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट की वैल्यू कम होना मतलब VSWR की वैल्यू कम होना। रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट की वैल्यू कम होने का मतलब क्या है? ट्रांसमिशन ज़्यादा होना। तो -10 dB के नीचे यदि मैं जाता हूँ तो मेरा क्या होगा? ट्रांसमिशन ज़्यादा होगा, रिफ्लेक्शन कम होगा। अच्छा, साथ साथ एक चीज़ और देखिए, यहाँ पे एक डिप है, ये इसको मैं क्या बोलता हूँ? FR को रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ? या रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बोलूँगा या कि इसको बोलूँगा बेस्ट मैचिंग फ्रीक्वेंसी बोलूँगा। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक फ्रीक्वेंसी लिखी है लाइन ड्रॉप करके FL, यहाँ पे एक फ्रीक्वेंसी लिखी है FH। तो FH को हायर फ्रीक्वेंसी, FL को लोअर फ्रीक्वेंसी। तो इसकी बैंडविड्थ भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इस मोनोपोल एंटीना की हम क्या कर सकते हैं? बैंडविड्थ बाय यूजिंग दिस फार्मूला। इसको परसेंटेज बैंडविड्थ कहते हैं बेसिकली, क्योंकि हम इसको परसेंटेज के टर्म में निकालते हैं। कैसे लिखते हैं? FH - FL डिवाइडेड बाई FH + FL डिवाइडेड बाई 2 × 100। इस फार्मूला से हम क्या कर सकते हैं? बैंडविड्थ निकाल सकते हैं। ऑल्दो मोनोपोल एंटीना इज़ नैरो बैंड डिवाइस, यहाँ पर नैरो बैंड डिवाइस है, लेकिन हम मोनोपोल एंटीना की बैंडविड्थ भी इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो बैंडविड्थ का कैलकुलेशन इस फार्मूला से करना है। -10 dB की लाइन क्यों ली वो यहाँ से समझना है। आपको नीचे की तरफ कभी भी जाएंगे तो आपको ये याद रखना है कि नीचे की तरफ जाएंगे तो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट की वैल्यू कम होगी, VSWR की वैल्यू कम होगी, मतलब ट्रांसमिशन ज़्यादा होगा। रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट की वैल्यू कम होने का मतलब क्या है कि एंटीना का इम्पीडेंस मैचिंग क्या होगा? इंक्रीज़ होगा। तो ये चीज़ें हमें समझनी है। तो चलिए दूसरी और दो चीज़ें हम देख लेते हैं कि देखिए, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी अभी कुछ देर पहले अपन ने ये निकाली थी मोनोपोल एंटीना के लिए, F = 0.24C डिवाइडेड बाई H + R। ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ऑफ द मोनोपोल एंटीना थी। आप सोच के देखिए, यदि हाइट, इस मोनोपोल की हाइट को बढ़ाएंगे तो फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए? रिड्यूस होनी चाहिए। देखिए, मोनोपोल की हाइट बढ़ाएंगे तो ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का जो कर्व है वो किस तरफ शिफ्ट हो रहा है? लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट हो रहा है। इस तरफ जाएंगे तो फ्रीक्वेंसी कम होगी, इस तरफ बढ़ेंगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए, इस कैरेक्टरिस्टिक का क्या मतलब है? क्या ये फ्रीक्वेंसी रिस्पांस कैरेक्टरिस्टिक है? बिल्कुल है। क्या ये फ्रीक्वेंसी रिस्पांस कैरेक्टरिस्टिक है? बिल्कुल है। यहाँ पे देखिए कर्व नंबर ABC, सोच के देखिए सबसे ज़्यादा इम्पीडेंस मैचिंग किस में होगी? जिसमें ज़्यादा डिप, जो जितना ज़्यादा नीचे होगा उसमें रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट की वैल्यू कम होगी, उतनी VSWR की वैल्यू कम होगी, ट्रांसमिशन ज़्यादा होगा। तो सबसे ज़्यादा इम्पीडेंस मैचिंग सोच के देखिए किस में होगी? A में कि B में कि C में? तो मेरा जवाब है A में। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? फ्रीक्वेंसी रिस्पांस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मोनोपोल एंटीना को हम समझ सकते हैं। तो इस लेक्चर में इतना ही। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी द वेलोसिटी फैक्टर एंड इम्पैक्ट ऑफ वेलोसिटी फैक्टर ऑन द फिजिकल डायमेंशन ऑफ द मोनोपोल एंटीना. So if you like this lecture, then please like, subscribe and share it. Thank you very much.